नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेट संकुल चैंपियनशिप 2022-23 का ये कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप है ये 2022-23। तो पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप का यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दो जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज गोंडा और बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोंडा में विश्वविद्यालय की जमीन को देखेंगे सीएम। बालपुर के डोमा कल्पी में बनना है ये विश्वविद्यालय। तो बलरामपुर में नवरात्रि मेले की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। तो आज दो जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सबसे पहले गोंडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर करीब 2 से ढाई घंटे गोंडा में रहने का पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है, जहां पर विश्वविद्यालय की जो जमीन है उसकी समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही समीक्षा बैठक भी होने वाली है। तमाम अधिकारियों से वहां हो रहे विकास कार्यों और परियोजनाओं की समीक्षा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। की काम जमीनी स्तर पर कहां तक पहुंचा है, स्थलीय निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद गोंडा से बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर देवीपाटन मंदिर में समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। किस तरह से वहां पर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसके साथ ही साथ चूंकि कल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कल सुबह मां देवीपाटन के दर्शन आरती में शामिल होंगे। इसके साथ ही वहां पर मेले का भी कार्यक्रम है, जहां मेले के आयोजन को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसका भी जायजा लेंगे। तो दो जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। बलरामपुर और गोंडा का उनका दौरा रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम का मिनट टू मिनट। तो थोड़ी ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। तो ये पुलिस एथलेटिक्स का ये पूरा चैंपियनशिप है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। थोड़ी ही देर में ये एथलेटिक्स का शुरुआत होगी। तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 की शुरुआत होने जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, क्या जानकारी मिल पा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को लेकर? चूंकि अभी इस पूरे चैंपियनशिप की शुरुआत होने वाली है, किस तरह का ये पूरा चैंपियनशिप रहने वाला है? इसके साथ ही कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां वो लखनऊ में जो पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 होने जा रही है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद करने वाले हैं। हालांकि इसकी मेजबानी इस बार एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल है उसकी तरफ से की जा रही है। 10 साल बाद ये मौका आया है जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसकी मेजबानी हो रही है। लखनऊ के 2 स्टेडियम, एक साई स्टेडियम है, उसके अलावा शहीद पथ पर आयोजन होगा। देश भर के केंद्रीय और राज्यों की 33 टीमें इसमें भाग लेंगी, जिसका उद्देश्य है कि 2028 में होने वाले ओलंपिक चैंपियनशिप से पहले उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, जो देश के खिलाड़ी हैं, जो सशस्त्र सीमा बल से जुड़े हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो, उसको लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। हालांकि इस आयोजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के लिए रवाना होंगे, जहां वो करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे, जिसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोंडा में कार्यक्रम लगे हुए हैं, जहां पर वो मंडलीय समीक्षा भी करेंगे,
साथ ही साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से गोंडा मंडल और साथ ही साथ प्रदेश के अन्य मंडलों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही, उनकी वस्तु स्थिति अब तक क्या है और किस तरीके से उन पर काम आगे बढ़ाया जा रहा है, खास तौर पर वो चीजें जो कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में थी, उन पर कितना काम किया गया है। इन बहुत सारे विषयों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी देते हुए शाम 3:30 बजे नजर आएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है उसका स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, प्रदेश के सभी 75 जिलों का अपना खुद का मेडिकल कॉलेज हो, ताकि वहां पर जो भी बीमार आते हैं उनको दूसरे जिलों में ना जाना पड़े और जिन जिलों पर ज्यादा दबाव है उन जिलों का दबाव खत्म किया जाए। उस दिशा में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम है। तो उस निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री बलरामपुर के लिए रवाना होंगे। हालांकि रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का तुलसीपुर में ही है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7, 7:30 बजे तक लगे हुए हैं। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए। सीधी तस्वीर भी अपने दर्शकों को दिखा दें। आपको सीधी तस्वीर इस वक्त लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 की ये तस्वीरें, जहां इसका उद्घाटन समारोह, और इस वक्त आप देख रहे हैं स्टेडियम में ये उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान तमाम देश के अलग अलग प्रदेशों से ये टीम पहुंची हुई है इस उद्घाटन समारोह में, और सीएम योगी आदित्यनाथ इस समारोह में मौजूद है। इस चैंपियनशिप 2022-23 के उद्घाटन समारोह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग प्रदेशों से कई टीमें इस दौरान पहुंची हुई हैं, जहां इनका मुकाबला होगा। आज इस पूरे चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह है। तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स संकुल चैंपियनशिप 2022-23 की शुरुआत हो रही है, जिसमें प्रदेश के मुखिया पहुंचे हुए हैं इस उद्घाटन समारोह में। इस दौरान कई सारी टीमें इस चैंपियनशिप में प्रतिभाग करती हुई तो ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मार्च पास करते हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, अपने अपने टीम को दिखाते हुए, और हर टीम जिस जिले या जिस प्रदेश से आती है वो टीमें मार्च पास करती हुई स्टेडियम में ट्रैक पर सभी टीमें मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और इस उद्घाटन समारोह की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आएंगे। आपने तस्वीरें देखी होगी जब कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ युवाओं को और महिलाओं को तमाम किट प्रदान कर रहे थे। उस दौरान भी खेल कितना महत्वपूर्ण है उसको बढ़ावा देते हुए नजर आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, लेकिन जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, वो तस्वीरें भी कल की देखने को मिली थी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहते हुए आए थे कि खेल कितना जरूरी है, और जिस तरह से लगातार खेलों में देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को भी मिल रही हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार जो भारत की परफॉर्मेंस है, चाहे वो ओलंपिक रहे हों या उसके अलावा दूसरे जो एथलेटिक्स गेम है, लगातार कहीं ना कहीं उसमें बेहतर हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको बेहतर जो है सुविधाएं दी जाएं, उनको अभ्यास के लिए स्टेडियम उपलब्ध कराया जाए, उनको किट्स दी जाएं। यही एक वजह है कि कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15,000 किट का वितरण किया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्राम सभा स्तर पर यह आयोजन हो, जिसमें जो वहां के स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको मौका मिले कि वो जिला स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जा सकें, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है। यही वजह है कि हर जिले का अपना एक बेहतर स्टेडियम हो, उसको लेकर भी लगातार काम चल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश खेल विभाग की तरफ से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की खेल यूनिवर्सिटी हो या उसके अलावा खेल अकादमी का गठन भी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से किया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। जो खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको
उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में भी समायोजित कर रही है, क्योंकि उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो निकल कर सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको जो संभव मदद दी जा सकती है वो उनको दी जाए और उनके कोटे के तहत विभिन्न जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें भी उनको समायोजित किया जाए। तो लगातार इस तरीके के काम चल रहे हैं और आज भी जिस तरीके का आयोजन है, कहीं ना कहीं देश की 33 टीमें जिसमें सशस्त्र सीमा बल से लेकर जो विभिन्न पुलिस की टीमें हैं वो इसमें भाग ले रही हैं, जिसका उद्देश्य है कि आने वाले 2028 के ओलंपिक से पहले कहीं ना कहीं अपनी टीमों की बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित की जाए, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए और कहीं ना कहीं इन आयोजन के जरिए एक प्रोत्साहन भी खिलाड़ियों को दिया जाए। हालांकि 2013 में उत्तर प्रदेश में यह आयोजन हुआ था और उसके बाद 10 साल का वक्त बीता है। 2023 में आज फिर से यह आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज से लेकर 25 तारीख तक यह आयोजन लगातार लखनऊ के विभिन्न स्टेडियम्स में चलेंगे, जिसका शुभारंभ अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। बिल्कुल एसके, और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, तमाम खिलाड़ियों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी देर में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी एसके रहने वाला है और इस संबोधन में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए और खेल के प्रति किस तरह से उत्तर प्रदेश बदला है, देश बदला है, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्री का भी ये कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि खेलों की दुनिया में किस तरह से भारत का नाम हो और खिलाड़ियों का किस तरह से उत्साहवर्धन हो। बहुत शुक्रिया एसके इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका पर यह सुनवाई है। तो प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है मनीष सिसोदिया। तो आज ये सुनवाई होगी जमानत याचिका पर। आपको बता दें कि इससे पहले सुनवाई के दौरान 5 दिन की ईडी की हिरासत में मनीष सिसोदिया थे, चूंकि 5 दिन की हिरासत बढ़ा दी गई थी और 5 दिन पहले इस पूरे मामले को लेकर जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की हिरासत को बढ़ाते हुए 22 तारीख की, माफ कीजिएगा 21 तारीख की ये तारीख दी थी और आज इस पूरे मामले को लेकर आज जमानत याचिका पर सुनवाई है। तो पीयूष हमारे साथ दिल्ली से, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है, चूंकि आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, जिस तरह से ये तारीख आगे बढ़ी थी और लगातार ईडी की जो हिरासत है वो बढ़ती जा रही थी, अब क्या आज माना जा रहा है कि इस याचिका पर सुनवाई होगी या अभी भी ईडी की हिरासत में मनीष सिसोदिया नजर आएंगे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे हैं, ऐसे में उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में करीब 2 बजे के आसपास उनका पूरा जो मैटर है वो लिस्टेड है। जो आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब दलीलें सुनी जाएगी तब देखा जाएगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो करीब 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है वो कोर्ट ने बढ़ा दी थी, यानी 3 अप्रैल तक की जो न्यायिक हिरासत है वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने बढ़ा दी थी। ऐसे में आज देखना होगा कि मनीष सिसोदिया मामले में क्या कुछ दलील खासतौर पर मनीष सिसोदिया की ओर से दी जा रही है, क्योंकि कथित तौर पर जिस तरीके से शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है, उसके बाद लगातार मनीष सिसोदिया कोर्ट में यही दलील दे रहे हैं कि जो भी कागजात जो या दस्तावेज जो है वो सीबीआई को या ईडी को बरामद करने थे वो बरामद हो चुके हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया एक बड़े चेहरे हैं, एक बड़े नेता हैं, आम आदमी से उनका जुड़ाव रहा है। ऐसे में उनको जानबूझकर ईडी या सीबीआई के रिमांड पर रखना या न्यायिक हिरासत में रखना उचित नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन लोगों को इससे पहले भी आरोपी इस मामले में बनाया गया था उनको जमानत मिल चुकी है। ऐसे में कोई आधार नहीं बनता है कि दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाए। इससे पहले आप देखिए जब पिछली बार सुनवाई हुई थी तो साफ तौर पर किस तरीके से जांच एजेंसियों ने कहा था कि करीब 1.23 लाख जो ईमेल हैं वो डंप किए गए थे, उसको आई क्लाउड से बरामद किया है एजेंसियों। अभी भी जांच चल रही है, छानबीन चल रही है। कई ऐसे गैजेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फोरेंसिक लैब भेजा गया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत से बाहर नहीं रखा जा सकता, यानी कि उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इसका विरोध लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई कर रही है। ऐसे में आज जब राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी तो देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। लेकिन देखिए जब से मनीष सिसोदिया या तो रिमांड पे थे या उन्हें हिरासत में रखा गया या उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है, तो किस तरीके से एक के बाद
बाद एक जब भी वो कोर्ट में पेश हुए थे लगभग एक ही दलील वो लगातार दे रहे हैं कि जब भी न्यायिक अगर हम बात करें जब भी सीबीआई या ईडी ने बुलाया है वो न्यायिक प्रक्रिया में उन्होंने हिस्सा लिया है, कहीं भी भागे नहीं है, किसी भी तरीके से उन्होंने झूठ नहीं बोला है। तो ये दलील आज भी कहीं ना कहीं दी जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है मनीष सिसोदिया की ओर से कि चूंकि लंबा वक्त बीत गया और सभी सवालों के जो जवाब है वो मनीष सिसोदिया लगातार दे रहे हैं, ऐसे में क्या ईडी और सीबीआई के पास और भी कुछ पूछने को बचा रह गया है। तो तमाम तरीके की दलीलें कोर्ट में आज दी जा सकती हैं। हालांकि कोर्ट को तय करना है कि कोर्ट क्या मनीष सिसोदिया को जमानत देती है या नहीं देती है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली, लगातार ईडी और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध करते रहे, यहां तक कि रिमांड की मांग की जाती रही है और कोर्ट ने रिमांड भी दिया था। ऐसे में अभी मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है, तो निश्चित रूप से आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों ही पक्षों की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है। क्योंकि मनीष सिसोदिया की अगर हम बात करें तो पिछली बार जब सुनवाई हुई तो उनकी तरफ से दिनों में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह भी आरोप लगा दिया कि अलग अलग कमरों में सिर्फ बैठाया जा रहा है, पूछताछ के नाम पर परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे में आज देखना होगा कि जब राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या कुछ अपना फैसला देता है, क्या वाकई में जमानत मनीष सिसोदिया को मिलती है या कहीं ना कहीं जो मुश्किलें अभी भी है वो बरकरार रहती है मनीष सिसोदिया। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। के कविता से आज पूछताछ होगी। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में ये पूछताछ होगी। ईडी आज के कविता से पूछताछ करती हुई नजर आएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है के कविता। ईडी ने कविता को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आज के कविता से ईडी की ये पूछताछ होगी। 11 बजे ये समय रखा गया है जब ईडी कविता को 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है के कविता। तो दिल्ली आबकारी नीति के मामले में ये पूछताछ है और 11 बजे ईडी ये पूछताछ करती नजर आएगी। तो क्या कुछ इस पूछताछ के दौरान रहने वाला है ये देखना होगा। कितने सवाल ईडी के रहने वाले हैं के कविता से। सामाजिक समरसता के जरिए पैठ बढ़ाने में जुटा है आरएसएस। दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने में जुटा आरएसएस। दलित महापुरुषों से जुड़े आयोजन पर होगी चर्चा। कार्यक्रम के बस्तियों में अपनी पैठ बढ़ाएगा आरएसएस। तो आरएसएस गांवों और शहरों में पूजन, शिव मंदिरों में कराएगा जलाभिषेक। इसके साथ ही दलितों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए बढ़ाया अपना दायरा। संघ के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक करने का करेंगे प्रयास। तो दलितों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए तो संघ के स्वयंसेवक लोगों को जागरूक करने का करेंगे प्रयास। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक समरसता के जरिए पैठ बढ़ाने में जुटा है आरएसएस। दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने में आरएसएस जुटा हुआ है। तो दलित महापुरुषों से जुड़े आयोजनों पर भी होगी चर्चा। इसके साथ ही कार्यक्रम के बस्तियों में अपनी पैठ बढ़ाएगा आरएसएस। तो कार्यक्रम के जरिए ये पैठ बढ़ाने की कोशिश है आरएसएस की। आरएसएस गांवों और शहरों में पूजन, जलाभिषेक जैसे तमाम कार्यक्रमों का भी आयोजन। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से आरएसएस के द्वारा अब ये कोशिशें की जा रही हैं सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, दलितों और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने की कोशिश में आरएसएस जुटा हुआ है। निश्चित तौर से देखिए, सामाजिक समरसता के जरिए अब दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने की कोशिश करेगा आरएसएस। आपको बता दें कि जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी एक तरह से लगी हुई है, संगठन और सरकार दोनों एकदम से अपनी पूरी ताकत झोंकती है कि लोकसभा की 80 सीटों में कैसे जीत पाया जाए और साथ ही साथ जो सेमीफाइनल है निकाय चुनाव में उसमें कैसे ग्रास रूट लेवल तक अपनी जो संगठन है उसकी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की जाए। उसी में अब संघ भी साथ देने में लग गया है। जिस तरीके से हमने देखा गया है कि अब दलित महापुरुषों के जो आयोजन होंगे उससे डायरेक्ट जुड़ेंगे आरएसएस और उनके जो कार्यवाहक और संघ प्रचारक हैं वो अब सीधे सामाजिक समरसता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दलित बस्तियों में उनका आयोजन किया जाएगा, कार्यक्रम वहां पे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जो मलिन बस्तियां हैं
वहां पे जो लोग हैं उनके साथ मिल के उनके साथ बैठ के किस तरीके से अपने संघ को और प्रचार को आगे बढ़ाना है उसको लिए भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दूं तमाम कार्यक्रम लगाए जाएंगे जिसमें मलिन बस्तियों में और दलित जो समाज है उनमें कैसे अपनी पैर बढ़ाया जाए उसको लिखते हुए न केवल शहरों में बल्कि गाँव में भी सामूहिक पूजन शिव भंडारों मंदिरों में कराए जाएंगे, जलाभिषेक कराए जाएंगे, भंडारों का आयोजन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पूरी तत्परता से हमने देखा था किस तरीके से 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। तमाम बड़े नेता हों चाहे शीर्ष नेता हों, अमित शाह तक जो नेता थे उन्होंने मलिन बस्ती का रुख किया था और जो दलित समाज के लोग थे उनसे सीधा संवाद किया था, उनके घर में भोजन का भी कार्यक्रम शुरू किया था। उसी के चलते अब आरएसएस भी एक अपना एक कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। आपको बता दूं सफाई कर्मियों का सम्मान होगा, उनके घरों में उनके लिए आयोजन कराए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब संघ सरकार और संगठन तीनों अपना पैर पाने की कोशिश कर रही है सभी वर्गों सभी क्षेत्रों में, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में अब निकाय चुनाव होने हैं। उसके बाद लोकसभा की 80 सीटों पे मिशन 2024 के लिए अब पूरी तरीके से संगठन और सरकार लग चुकी है। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया जानकारी को देने के लिए। अब खबर कासगंज से है जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 20 यात्री हुए घायल, सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों में 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज आगरा किया गया है रेफर। फिरोजाबाद से नरौर गंगा घाट जा रहे थे श्रद्धालु और इसी दौरान ये हादसा हो गया। तो घायलों में 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं, फिरोजाबाद से नरौर गंगा घाट जा रहे थे ये श्रद्धालु। थाना ढोलना क्षेत्र के वहीदपुर मावी का मामला है जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी है। इस दौरान हादसे में 20 यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसके साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो 8 लोगों को गंभीरता देखते हुए उन्हें मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ आयुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? किसकी गलती बताई जा रही है? किस तरह से यह हादसा हो गया? निश्चित तौर पर ऋतु बात करें अगर हादसे की, हादसा तड़के सुबह का है जहां पर एक बस में सवार होकर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तभी अचानक से कासगंज का ढोलना थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका एक क्षेत्र है वहीदपुर माफी, उसके समीप ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तड़के सुबह की घटनाएं ऐसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर को नींद आ गई हो या फिर उसके चेहरे पे किसी तरह का कोई बॉक्स वगैरह पड़ा हो, इस चक्कर में जो बस है वो अनियंत्रित होकर पलटी हो। लेकिन अभी तक इस हादसे के कारण के पीछे जो वजह है वो स्पष्ट नहीं हो सकती है, उसके पीछे की जो है जांच जारी है। और अगर बात करें इस हादसे में घायल होने वाले यात्रियों की, तो लगभग बस में 20 यात्री जो थे सवार थे, जिनमें 8 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें कासगंज के जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार देने के बाद जो आगरा कॉलेज है, आगरा मेडिकल कॉलेज है, वहां रेफर किया गया है। ठीक है आयुष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं चंदौली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है जहां वीडियो बनाने का विरोध करने पर एक युवती पर दबंगों ने गर्म तेल फेंक दिया है। आपको बता दें दुकान पर बैठी 18 साल की युवती का कुछ दबंग युवकों ने वीडियो बनाने की कोशिश की। जब युवती ने भाई वीडियो बनाने पर विरोध किया तो आरोपी युवक ने न केवल भाई की पिटाई की बल्कि युवती पर गर्म तेल भी फेंक दिया। वहीं बीच बचाव करने आए युवती की मां पर भी तेल फेंकने का आरोप है। गर्म तेल से युवती और उसकी मां कई जगह जल गई है। ये पूरा मामला बबूरी क्षेत्र के उतरौद गांव का बताया जा रहा है। वहीं पीड़ित का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी आरोपियों को पकड़ने की बजाय युवती को ही खरीकोटी सुना दी। उतरौद बाजार में एक चाय समोसे की दुकान है। उनकी लड़की को शक था कि ये लड़का फोटो खींच रहा है। उस लड़के की उम्र माइनर है, 15-16 साल बताई जा रही है और उसकी फोटो खींचने पे विवाद शुरू हुआ। तो दोनों पक्ष में मारपीट हुई है जिसमें महिला की कमर से नीचे कुछ तेल से जल गई है, जो उनका समोसा तलने वाले का जो तेल रहता है। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर दी गई है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत समुचित धाराओं में किया जा रहा है।
जिसमें 2 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, 2 की अन्य तलाश की जा रही है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हॉस्पिटल में 108 नंबर पे फ़ोन किए थे, जो कि हम लोगों को कुछ दबंगों ने मारा पीटा है और इसीलिए हम लोग इलाज कराने के लिए आए हैं। और ये मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है। कैसे झगड़ा किससे हुआ, कौन है वो? सर वो मेरी बहन का वीडियो बना रहा था और हमने मना किया, इसी पे वो मारने लगा हम लोगों को। अब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आए हैं? जी सर, हम लोगों को पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं की। आपने सूचना दिया था पुलिस प्रशासन हाँ को? सर, हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया था, लेकिन आने के बाद हम ही लोगों को। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदौली से रामकुमार जुड़ चुके हैं। रामकुमार, इस पूरी घटना को लेकर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और पीड़ितों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, हम आपको बता दें कि ये घटना गोबरी थाना क्षेत्र के उतरौद गांव का है, जहां पे युवती और युवक जो दोनों भाई बहन थे, उनकी चाय समोसे की दुकान है, वो दुकान पे बैठे थे और कुछ दबंग किस्म के युवक आते हैं और युवती का वीडियो बनाना शुरू करते हैं, जिस पर जो है उसका भाई और बहन विरोध करते हैं और विरोध में तू मैंने भी हो जाती है। और जिसको लेकर के दबंग की संख्या 4 रही थी और चारों ने मिलकर जो है उसके भाई की भी पिटाई की और जो गर्म तेल था समोसा वाला वो भी फेंक दिया, जिसमें युवती का नीचे का पार्ट जल गया है। किसी तरीके से जो है परिजन ले गए हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं और युवती अभी 1 यूनिट में एडमिट है, इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस जब वहां पहुंची तो दबंगों के बजाय हम ही लोगों को डांटना शुरू कर दी। हालांकि मामले का संज्ञान लेते हुए शिवमनदीप सिंह भी मामले की जांच कर रहे हैं और 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 2 फरार हैं और सीओ द्वारा बताया गया है कि जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रामकुमार इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरह से गर्म तेल से युवती को जलाया गया, तो चलिए अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी